अध्यापक भर्ती की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को या भावी अध्यापकों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें आप सीखेंगे बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में विकास किस किस चरणों में होता है, उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो आपकी बाल्यावस्था की होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है 6 से 9 और एक होता है 9 से 12। तो 6 से 9 वाले को बोला गया है संचय काल, और 9 से 12 मतलब यहाँ बालक परिपक्व होने लगता है, ठीक है, तो इसे परिपाक काल भी बोला जाता है। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव की दूसरी अवस्था होती है, क्योंकि पहली शैशवावस्था होती है और दूसरी बाल्यावस्था। इस अवस्था में वह व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवहार करना और सीखना प्रारंभ कर देता है। आप देखते होंगे कि बच्चों से कोई मतलब नहीं होता समाज से क्या है कैसे है, वो उन्हें बस अपने आप से ही मतलब रहता है, स्वयं वो अपने आप में ही सब कुछ देखते हैं। लेकिन एक बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो वह समाज के साथ हिल मिल के रहना पसंद करता है, सामाजिक व्यवहार सीखता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ लागू हो जाती हैं, ठीक है। ये बच्चों की बढ़ती अंतर्क्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि इसी अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष के बाद में प्राथमिक विद्यालय में भी ये कहीं ना कहीं जाने लगता है और इसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। यदि ये प्रश्न आता है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये आपकी बाल्यावस्था ही होगी। और अगर काल पूछा जाए कि संचय काल होगा या फिर परिपाक काल, तो आप ध्यान दीजिएगा कि संचय काल होता है। स्टार्टिंग फेज जो होती है 6 से लेकर 10 वर्ष तक की, ये कहीं ना कहीं 10 से 11 वर्ष तक बालक इसमें रहता है, आपका प्राथमिक विद्यालय में ही रहता है। 10 वर्षों के बाद में कहीं ना कहीं उच्च प्राथमिक में या प्राइमरी में सॉरी इसके ऊपर 6वीं 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करता है। देखिए इसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं बालक के अंतर्गत। बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, खेल कूद के प्रति रुचि अधिक होती है, और कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं रहता कि क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है। उन्हें तो बस खेल कूद से मतलब होता है, और वो वस्त्रों को पूरी लापरवाही के साथ गंदा करते हैं और अपने आप को भी, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था का मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, सिर्फ इतने से है कि यहाँ पर वो अपने खेल कूद से वस्त्रों को हमेशा गंदा करता है और वह अपने वस्त्रों के प्रति लापरवाह होता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी बोला गया है। कोल एवं ब्रूस, इन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। मतलब इसी समय पे बालकों में संवेग का विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम दिए गए हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की निम्न 4 स्थायी अवस्थाएं बताई, जो कि निम्नलिखित हैं। पहली स्थायी अवस्था है संवेगात्मक गामा की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। और इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा भी है। सबसे पहला है पूर्व प्रत्याकात्मक अवस्था। हालांकि ये चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको आप देख लीजिए। आंत प्रज्ञ काल, ये 4 से 7 वर्ष तक होता है, ये 2 से 4 वर्ष तक होता है। ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनकी हम चर्चाएं करेंगे, ये आपका महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं एक दृष्टि में, तो ध्यान दीजिएगा बाल्यावस्था को हम लोग परिपाक काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक विकास में वृद्धि और स्थिरता के साथ विकास होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जैसे स्मरण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना आती है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। बहिर्मुखी
व्यक्तित्व का विकास होता है। ये सब कब होता है? ये आपका बाल्यावस्था में होता है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। रुचियों में परिवर्तन, हर समय कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आता रहता है। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। मतलब बाल्यावस्था में जो शरीर जिस स्पीड से बढ़ रहा था शैशवावस्था में, उससे कम बढ़ता है और मानसिक विकास में भी स्थिरता आती है। अब धीरे धीरे उसकी मानसिक जो विकास की दशा होती है वो भी स्थिर होने लगती है। चंचलता थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, तो रास ने एक बात बोली इसके लिए कि बाल विकास को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आ सकता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, किसने कहा है? तो ये आपको बताना होगा। मानसिक योग्यता की वृद्धि होती है इसमें आपकी। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाल्यावस्था में और भी कुछ बोला गया है, अरस्तु के द्वारा बोला गया। अरस्तु ने कारणता के सिद्धांत की व्याख्या की और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या कहा, इनको 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला भाग क्या था? उत्पादन कारण। उसने बाल्यावस्था को मिट्टी का लोंदा कहा है। मिट्टी का लोंदा इसलिए कहा है क्योंकि इसी अवस्था में हम बालक को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि हमने बच्चे को शिक्षा की तरफ अग्रसर किया तो हो सकता है वो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत बेहतर निकले। यदि हमने उसको खेल कूद में आगे किया तो हो सकता है वो खेल कूद की जगत में आगे निकले। अगर हमने उसे लड़ाई झगड़े में आगे किया तो हो सकता है वो आगे चल के कुछ और करे। और इसी अवस्था में उसने यदि चोरी, छोटी छोटी हरकतें और गलत संगत पा गया तो ये बड़ा होकर एक गलत चीज़ों को भी आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसको मिट्टी का लोंदा कहा गया है। निमित्त कारण क्या है? यहाँ पर कुंभकर्ण की एक जो अवस्था बताई गई है, किसकी? एक अध्यापक की, परिवार वालों की। एक कारण भी बताया गया है कुंभकर्ण के मस्तिष्क के विचार और उसे घड़े का आकार कैसा देना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। लेकिन इसमें मिट्टी का लोंदा एक ही प्रमुख माना गया है। ये प्रश्न आ सकता है, मिट्टी का लोंदा किस अवस्था बताया गया है? तो ध्यान दीजिए कि बाल्यावस्था बताया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके, जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। ये पहले भी बता चुके थे, ये अभी दोबारा आ गया आपका। बाल्यावस्था में काम की भावना सुषुप्ता अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि शैशवावस्था में काम भावना तीव्र होती है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में सुषुप्ता अवस्था में होती है, उसे मतलब नहीं रहता। जैसे बाल्यावस्था में आपने देखा था, जैसे दुग्धपान करना और अंगूठे का चूसना, किसी को देखकर मुस्कुराना, अकेले हंसते रहना, मतलब कई ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं काम भावना को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन बाल्यावस्था में ये कैसी होती हैं? सुषुप्ता अवस्था में होती हैं, जो कि किशोरावस्था में फिर से क्रियाशील हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था में जो क्रियाशील होंगी वो शैशवावस्था के बिल्कुल विपरीत होती हैं। ठीक है, उसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण हो जाता है और सजने संवरने की प्रगति आ जाती है। और महिलाओं में सजने संवरने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, पुरुषों में या लड़कों में मतलब फैशन की चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप अगले चैप्टर में इसको देखेंगे। इस अवस्था में बालिका का सखी भाव और बालक में सखा भाव का विकास होता है। मतलब जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालिकाओं का जो ग्रुप होता है वो बालिकाओं का ही होता है। मतलब बालिका अपने बालिकाओं का ग्रुप ही पकड़ती है और लड़के जो होते हैं वो लड़कों का ग्रुप पकड़ते हैं। मतलब इनके खेल भी बट जाते हैं। लड़कियां हैं तो वो अपने स्तर के खेल चुनेंगी और खेलती हैं, और लड़के होते हैं वो अपने लड़कों का ग्रुप तैयार करते हैं और उसी ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। ये एक दूसरे के ग्रुपों से लगभग बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद में आपको बाल्यावस्था की उत्तरावस्था में बालक का निरुद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा रहती है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पर्यटन और स्काउटिंग को महत्व मिलना चाहिए। मतलब बाल्यावस्था में बच्चों को घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हमेशा आप देखते होंगे बच्चा कहता है पापा कहीं घुमाने के लिए ले चलिए, चलिए पार्क चलते हैं।
या फिर हम घर से बाहर कहीं घूमने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं और मंदिर चलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चिड़ियाघर देखने चलते हैं, तो आप देखते होंगे कि बच्चे में घूमने फिरने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा इस काल में होती है। और इसी काल में यदि हमने बच्चे को पर्यटन और स्काउटिंग को महत्व दिया तो वो बच्चा उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। और अगर आप ना भी ले जाएंगे तो उस बालक में निरुद्देश्य भ्रमण, मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमने फिरने की आदत तो बनी रहेगी और वो इसमें आगे भी रहेगा, ठीक है। और इसमें सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग होना चाहिए। मतलब सामूहिक खेल मतलब कोई ऐसा खेल जो मिल के खेला जाए, और शारीरिक शिक्षा जिसे हम लोग पीटी वगैरह कहते हैं, ठीक है, पीटी हो गया, हल्की फुल्की बच्चों के स्तर से दौड़ हो गई, और ऐसे खेल जो कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस को बना कर रखें और उनके शारीरिक व्यायाम से जुड़े हों, तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होना चाहिए, जो कि इस समय नहीं होते हैं, लेकिन होना चाहिए। प्लेटो भी चाहता था कि एथेंस की बौद्धिक शिक्षा स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का समन्वय हो तथा एथेंस नगर का विकास हो, ठीक है। प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था और इनकी सिर्फ एक ही आशा थी कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, आत्मनिर्भर बने, स्वयं सीखे चीज़ों को, स्वयं सोचने समझने की क्षमता जागृत हो, इसलिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। और कुछ देखिए, देखते हैं आगे, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके प्रश्नों पूछे जाते हैं। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है, ठीक है। यहाँ से इसके संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो चुके होते हैं। स्टैनली हॉल ने बोला है कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ में उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। मतलब आज हमें भले ही बुरा लग सकता हो कि हमारे बच्चे धूल में क्यों खेलते हैं, गंदे बच्चे के साथ क्यों खड़े होते हैं, उनके साथ क्यों आते जाते हैं, ऐसे लोगों से क्यों बात करते हैं जिनसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन आप ज़रा अपने बचपन में झांक कर देखिए, ये सारी हरकतें कहीं ना कहीं हमारे आपके द्वारा भी की गई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे उन्हीं खेलों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है, बच्चे उन चीज़ों को भूलते भी जा रहे हैं जो पुराने खेल थे, लेकिन कुछ बहुत चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो वो बच्चे दोहरा देते हैं, ठीक है। वो हमें देखकर बुरा लगता है, इसके पहले हमारे माँ बाप को देखकर भी बुरा लगता होगा कि हम ऐसे खेल क्यों खेलते हैं। कई बार तो परिवार के मना करने के बावजूद भी बच्चे उनके साथ खेलना पसंद करते हैं जिन्हें हम कतई पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर वो खेल खेलना पसंद करते हैं जैसे धूल में लौट जाना, धूल के साथ खेलना, कहीं बालू पड़ी है तो पता चले बालू का ही घर बना रहे हैं, ईंटे का घर बना रहे हैं, ठीक है। लकड़ी की गाड़ी लेकर उसमें ईंटों को ढोना, पत्थर को ढोना, पत्थर को बांध कर लटकाना, ठीक है, कागज़ की पतंग उड़ाना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। उनमें से कई खेल ऐसे होते हैं घर वालों को पसंद होते हैं, कई खेल ऐसे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खेल हैं वो सब पुनरावृत्ति है जो उनके पूर्वजों ने कभी किया होगा। ये भी कब होता है? ये भी बाल्यावस्था में होता है। कार्ल ग्रूस का मत है कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से उसके जीवन की तैयारी भी होती है। स्ट्रैंग ने बोला है इसके लिए, हालांकि ये पॉइंट कभी आया नहीं है। कोल ब्रूस, स्टैनली हॉल और बस ये दो आपके महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देख लेते हैं स्ट्रैंग का मत क्या है। ऐसा शायद कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। मतलब 10 वर्ष तक के जो बालक हैं या 10 वर्ष के बालक हैं वो कुछ भी खेल लेते, कुछ भी दे दीजिए, किसी भी खेल में रुचि ले लेते हैं, बस उनका एक ग्रुप मिल जाए, वो हर खेल पे आगे रहने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसके बाद में बाल्यावस्था का देखिए शारीरिक विकास पूछा गया है, तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। जैसे कि शैशवावस्था में होता था उसी प्रकार 6 से 9 वर्ष तक में भी विकास होता है, लेकिन
9 से 12 वर्ष में इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, लेकिन इस समय शरीर का विकास दृढ़ता के साथ होता है, मतलब शरीर इसका मजबूत होने लगता है। इसीलिए इस काल को क्या बोला गया है, परिपाक काल बोला गया है। बाल्यावस्था में शरीर के प्रत्येक वर्ष, बाल्यावस्था में शरीर की जो लंबाई वो प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो ये प्रश्न आपको आ सकता है, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रतिवर्ष कितना बढ़ती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। और इस प्रकार संपूर्ण बाल्यावस्था में 30 सेंटीमीटर से लेकर 42 सेंटीमीटर तक लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। ठीक है, और कम से कम 6 से 12, मतलब 6 वर्ष तो चलता ही चलता है। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर माने तो 5 छः 30 हो गया, और 7 माने तो 7 छः 42, तो 30 से लेकर 42 सेंटीमीटर तक औसत वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क में देखिए वृद्धि कैसी होती है। कहते हैं बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार प्रौढ़ावस्था का लगभग 95% हो जाता है। मतलब हम लोगों का जितना भी सिर है, सिर का आकार हमारा जितना भी बना हुआ है, उसका 95% आपका बाल्यावस्था में तैयार हो गया था। मात्र 5% ही बाल्यावस्था के आगे जाता है बनने के लिए। नहीं, पूरे सिर का विकास जो मस्तिष्क का जो विकास है, सॉरी, सिर का मतलब मेरा मस्तिष्क से है, तो मस्तिष्क का जो पूरा विकास है वो आपका बाल्यावस्था में हो जाता है, मतलब 95%। और जो 5% होता है वो आपका आगे के लिए रहता है। हड्डियों में देखिए, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270, शैशवावस्था में आपने 270 पढ़ी थी। ठीक है, शैशवावस्था में आपने कितनी पढ़ी थी, 270 हड्डियाँ। लेकिन 270 से बढ़कर यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियाँ भी क्या करती हैं, हड्डी का रूप ले लेती हैं। यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं बच्चे की, वो भी क्या करती हैं, हड्डियाँ बनने लगती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का अंग बहुत लचीला होता है, खेलते खेलते वो कितनी बार गिरता है आप सोच भी नहीं सकते। पूरे दिन में कम से कम 10 से 20 बार गिरता है और फिर से उठकर चलने लगता है, इतना लचीला उसका शरीर होता है। अगर 10 से 20 बार हमें कोई गिरा दे या आपको कोई गिरा दे तो हो सकता है वो हड्डियाँ दोबारा जुड़े ही ना, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है। वो पूरा दिन खेलते हैं, पूरा दिन गिरते हैं, एक दूसरे को पटकते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, इसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। कई बार तो बच्चे कुछ ऊंचाई से भी गिर जाते हैं और उन्हें कोई विशेष चोट नहीं आती। लेकिन यदि कोई वृद्धावस्था में या फिर कोई किशोरावस्था में इस तरह की गिर जाए तो उसको पक्का है कुछ ना कुछ ज़्यादा चोट आने वाली है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब लचीलांग होता है, जो कि इसकी जो मांसपेशी होती है ये भी ये हड्डी के रूप लेने लगती हैं, और ये बढ़ के कितनी जाती हैं, 350, 350 हो जाती हैं। बाल्यावस्था में स्थायी दांत निकल आते हैं, कितने, 27 से 28 दांत इसके निकल आते हैं, जो कि आपके स्थायी दांत होते हैं। अब बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको एक दृष्टि में देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं, रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लगता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें जागृत हो जाती है। यहाँ पर बच्चा चीज़ों को इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा, अब आपने देखा हो ना देखा हो, मैं अपना बता दूँ, हमारे समय पे बच्चे कंचे इकट्ठा करते थे, मतलब उसे खुद 4-6 कंचों से खेलना है, लेकिन उसके पास कम से कम 2-3 बोतलें कंचे इकट्ठे रहते थे। ठीक है, उसके पास दुनिया भर के पन्ने ग्रीटिंग इकट्ठा रहते थे, पता नहीं किन की फ़ोटो माचिस के डिब्बियाँ फाड़ फाड़ कर उनको वो पत्ते बना लेता था, उनको इकट्ठा रखता था। कम से कम 200-200, 400-400 एक एक बच्चे के पास पाए जाते थे। मतलब कुछ भी इकट्ठा कर लेते थे, उन्हें बस लगता था कि जिसके पास ज़्यादा है वही इन सबसे अच्छा होगा। तो वो बेहतर बनाने के कारण क्या करते थे, इकट्ठा कर संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। हालांकि ये चीज़ अब हम लोगों को समझ में आई है कि सब क्यों होता था। इसका निरुद्देश्य भ्रमण, काम प्रवृत्ति में सुसुप्ता, मतलब ये यहाँ पर काम प्रवृत्ति नहीं होती है, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। 10-10 मिनट में दोस्त बदल देता है ये। थोड़ी सी लड़ाई हो गई, उसने कह दी हमारी आपकी ख़त्म दोस्ती, और 10 मिनट बाद फिर दोस्ती हो जाती है, जहाँ उसे एक चॉकलेट मिल जाती है। तो ये रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है। मैं आपको बता दूं कि गंगा प्रकाशन कहीं ना कहीं आपके
अध्यापक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। यदि जो बच्चे परचेज कर सकते हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज करें, और यदि नहीं परचेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बुक का एक एक पॉइंट बहुत गंभीरता के साथ और पूरी शुद्धता के साथ आपको पहुंचा रहे हैं। आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी और आप सीख भी जाएंगे। और यदि आप स्वयं लेना चाहते तो इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। मैं किसी भी बुक का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा। आप चाहें तो इसे स्वयं ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें दे ही रहे हैं। परीक्षा में देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। वस्तु के संबंध को जानने का प्रयास मतलब खोज की प्रवृत्ति कब होती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कब होती है? बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में बालक क्यों कैसे करता है? बाल्यावस्था में। पूर्ण विकसित मस्तिष्क कितना परसेंट बाल्यावस्था में होता है? 95%। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। बड़े आसान से प्रश्न थे, आपको सबको आते भी होंगे। और कुछ चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं आपकी, कहते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है। कौन कौन से? सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सद्भावना, परस्पर सहयोग। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें बच्चा सीखने लगता है। जैसे उसने उसके बचपन में क्या होता है, शैशवावस्था में एक बच्चे ने एक थप्पड़ मारा तो सामने वाला 2 मार देता है। उसके पास ये नहीं होता कि कौन सा मेरे से छोटा है, कौन सा मेरे से बड़ा है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, आप उनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें पता चले दादाजी के 2 थप्पड़ मार दिए, उन्हें पता नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बच्चों में सहनशीलता आ जाती है। अगर जब आप बाल्यावस्था में होते हैं और छोटा बच्चा कोई शरारत करता है तो आप क्या करते हैं, उसके साथ में नरमी से पेश आते हैं। और अगर आपका छोटा भाई बहन कोई है तो आप चाहेंगे कि आप उसको रो रहा है तो चुप कराएंगे, भूखा है तो आप उसे खाना खिलाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, सहनशीलता आ जाती है। आज्ञाकारिता, यदि कोई कुछ कहता है तो उसमें सुनने की जो होती है चीज़ें आ जाती हैं। सद्भावना, परस्पर सहयोग की भावना भी आती है कि चलो मम्मी खाना बना रही हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, मम्मी के साथ ही खाना बनाना चालू कर देती हैं। रोटियां मिलने लगती हैं, बने ना बने लेकिन बनाने लगती हैं। लड़के क्या करते हैं कि पापा किसी काम में लगे हैं तो पता चले पापा के साथ बैठ के उनके पन्ने पलटना चालू कर दे। वो भले ही उनके कागजातों को फाड़ फूड़ के रख दे लेकिन काम तो चालू कर देगा वो। तो कुछ ना कुछ तो इनमें सहयोग की भावना आई जाती है, परस्पर सहयोग की भावना होती है, जो कुछ ना कुछ करने की। पता चले आप बाल्यावस्था में बच्चों से मांगिए कि बेटा खाना लेकर आओ, वो ये मान के चलिए कि एक बड़ा व्यक्ति भले ही थोड़ा सा थकावट महसूस करे लेकिन वो बच्चा आपको 10 बार चीज़ें लेकर देगा क्योंकि उसे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों की रुचि होती है, भाषा की रुचि होती है, निर्माण की अवस्था होती है बालक के निर्माण की। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वयं क्रिया एवं खेल द्वारा अर्जन हो। मतलब यहाँ पर बालक में दबाव नहीं होना चाहिए, तब तो वो सीख पाएगा। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए। बाल्यावस्था में वाद विवाद, संभाषण, कविता, कहानी, निषेध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है। क्रिया एवं खेल पर आधारित जैसे मांटेसरी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए। डाल्टन शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन और बेसिक शिक्षा विधि, इसको हमें अपनाना चाहिए। बाल्यावस्था के मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सह पाठ्यक्रम में की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे भ्रमण की, कहीं ना कहीं बच्चों को घुमाने ले जाएं। सरस्वती यात्राएं, नाटक, संस्कृति, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, उनमें बच्चों को भाग लेना चाहिए। अब चलिए, आपने पूरे अध्याय को बहुत गंभीरता के साथ देखा, आपने पढ़ा। अब बारी आती है कुछ प्रश्नों की जिनका उत्तर आपको देना है। उत्तर हम भी बताएंगे लेकिन हमारी आशा है कि पहले आप बताएं। पहले पहला विकल्प देखें और कोशिश करें कि उसका आंसर आप दें। कहते हैं किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। जो अध्याय पढ़ा वही आपका सही होगा। आपने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा तो यही सही होगा। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। ये बात किसने कही थी?
तो देखिए इसको हमने बताया था कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, ये आपका बार बार प्रश्न आता है। अगला है खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। खेलों के माध्यम से, ठीक है, तो ये किसने कही थी? इसका नाम तो देखिए कोल सनेक का तो आया नहीं है, थॉर्नडाइक का भी नाम नहीं आया है, अल्पोर्ट का भी नाम नहीं आया, लेकिन यही नाम हमारा बार बार आया है, कार्ल ब्रूस। इसी ने बताया था कि खेलों के माध्यम से बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। अगला है बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियाँ, यह सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसके लिए कोल सनेक थे जिन्होंने कहा था कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली कहानियाँ और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि इसी समय बालक बनने और बिगड़ने की अवस्था में होता है। यहाँ पर उसके साथ प्रयास करना चाहिए कि बालक सीखे चीज़ों को। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो दिया जाना चाहिए, लेकिन अत्यधिक बल नहीं। तो अधिक हो नहीं सकता है, कम हो नहीं सकता है, दिया जाना नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा उत्तर सही होगा। कहते हैं किस अवस्था में क्रिया एवं खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में? तो देखिए शैशवावस्था तो यहाँ हो नहीं सकता है, किशोरावस्था हो नहीं सकता है, बची क्या? बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इन दोनों में से कोई एक सही है। अब आप बताइए कौन सा सही होगा? तो खेल के आधार पर जो शिक्षा होगी वो आपकी बाल्यावस्था में होगी, मतलब पहले 6 से 9 तक, और इसके बाद की जो होगी वो कहीं ना कहीं किताबों पर भी आधारित हो सकती है। अगला है 8 नंबर। कहते हैं क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कैसी है? इसके अंतर्गत में सभी आते हैं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट, डाल्टन बेसिक, सब आते हैं इसमें। तो उपयुक्त तो सभी है, इसमें सही होगा। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है 270 से 350 हो जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर सही होगा। बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं? बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं? देखिए इसमें है बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं। वैसे तो 20 से 24 बोले गए हैं, लेकिन इसमें अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में 27 दांत तक आ जाते हैं उसके। कितने? 27 दांत तक आ जाते हैं। थोड़ा सा इसका आंसर हम लोग एक बार और देखेंगे। बाल्यावस्था में स्थायी दांत, सत्ताईस से 28। देखिए यहाँ पर 27 से 28 थे, तो आपका 27 आंसर ही सही होगा। सॉरी, मैंने 20 बोला था, 20 नहीं है, 27 ही सही होगा। परिपाक का काल क्या होता है? तो ये आपको भी पता है, 9 से 12 वाला होता है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा इसका। संचय काल 6 से 9 होता है, इसके पहले वाला। संग्रह करने की प्रवृत्ति कहाँ होती है? बाल्यावस्था होती है। स्फूर्ति की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था होती है। 17 नंबर देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में खेल और प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए? तो सामूहिक होनी चाहिए, व्यक्तित्व अकेले की नहीं होनी चाहिए। 19 नंबर देखिए, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। भावी जीवन के मतलब आने वाले समय की तैयारी करता है। इसका आंसर कौन सही होगा? ये आपका कार्ल ब्रूस है, यहाँ पे सूस नहीं है, कार्ल ब्रूस ने कहा था। अगला है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास 95% हो चुका होता है। ठीक है, आपने अध्याय पूरा देखा है तो आपसे ये सब चीज़ें बन रही होंगी।
निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होता है। विकास का अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है। और इसके बाद में ये 25वां प्रश्न है आपका, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का मत किसने बताया है? 25 प्रश्न है ये आपका संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ये कुछ प्रश्न में मिस्टेक है, ये प्रश्न कुछ गलत है, इसका एरर है इसमें, इसको छोड़ दीजिए आप। तो सभी छात्रों को वीडियो कैसा लगा? यदि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और कम से कम एक कमेंट आप अपनी तरफ से ज़रूर भेजें, आपका फीडबैक क्या रहा। धन्यवाद।